अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ बसीरत कंवल और आप देख रहे हैं जॉब अप्लाई यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो अपना एएसएफ के टेस्ट का एक्सपीरियंस है। मैंने एएसएफ का टेस्ट 3 बार दिया है और तीनों बार मैंने ये टेस्ट क्लियर किया है और 2 बार मैंने यहाँ पर इंटरव्यू दिया है। बट इंटरव्यू में मेरी सिलेक्शन नहीं हो सकी, उसकी क्या रीज़न थी, इसके टेस्ट की प्रिपरेशन आप लोगों ने कैसे करनी है और इसके साथ-साथ कितने मार्क्स पर ये टेस्ट पास होता है, टेस्ट की तैयारी आप लोग कैसे करेंगे। तो ये सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ एक छोटी-सी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, ठीक है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि एएसएफ का जो टेस्ट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है बाकी सारे टेस्टेस में से, ठीक है? जैसे कि अब की बार जो एएस वो असिस्टेंट्स की यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर्स की यहाँ पर सीट्स अनाउंस हुई है और उसके अलावा एएसएफ इंस्पेक्टर्स की सीट्स अनाउंस हुई हैं, जो बहुत ही अच्छी सीट्स हैं। तो इसमें आप लोगों ने टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है कि यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझ लेनी है कि यहाँ पर जो आप लोगों को सिलेबस दिया जाता है, ऑलमोस्ट स टेस्ट जो है वो आप लोगों का वहीं से आता है, आपके सिलेबस को वो क्रॉस ओवर नहीं करते, ठीक है? अब यहाँ पर ये बात है कि इस सिलेबस को भी हम लोग कैसे तैयार करें, जीके का पोर्शन है यहाँ पर और उसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश का पोर्शन है और 80% तो यहाँ पर वैसे भी जीके, मैथ, ये चीज़ें आ रही हैं और 20% इंग्लिश आ रही है। तो हम लोगों ने प्रिपरेशन कैसे करनी है? देखिए, इंग्लिश की आप लोगों ने प्रेपोजिशंस की प्रैक्टिस करनी है और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सिनोनिम और एंटोनिम्स आप लोग को आते हैं, ठीक है? और ये इतने कॉमन लेवल पे होते हैं कि आप लोग इसीलिए इसे क्लियर कर लेते हो। बस आप लोगों ने थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी है। रही बात मैथ के पोर्शन की, मैथ का पोर्शन बहुत ईज़ी होता है, इस्लामियत का पोर्शन भी बहुत ईज़ी होता है और उसके साथ और उसके साथ आप लोगों को ये बता दूँ कि उर्दू के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो इस तरह के आते हैं कि यहाँ पर कुछ बुक्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये बुक किसकी है, कब पब्लिश हुई, कैसे। द डॉटर ऑफ द एस्ट यहाँ पर जो है वो बेनज़ीर भुट्टो की बुक है, ठीक है? तो इस तरह के बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। जितना मैंने इस टेस्ट को ऑब्जर्व किया है तो मैंने यही चीज़ देखी है कि एएसएफ का टेस्ट बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट होता है। ये एक बहुत ही ना अजीब तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है। मतलब जैसे कि आप लोग देते हैं ना कि पीपीएससी का टेस्ट बहुत अलग तरीके का होता है। इस टेस्ट में ना आपको इतना सिंपल देते हैं कि आप लोग इतना टफ तैयार करके आए होते हैं और सिंपल की तरफ तब तो तवज्जो ही नहीं देते, ठीक है? तो इस टेस्ट में ज़्यादातर मुझे जितना मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे ये लगता है कि आप लोगों को ना जितनी भी ये डायनेस्टीज़ है ना, सल्तनत उस्मानिया और उसके अलावा मुगलिया सल्तनत, इसमें से आप लोगों को इसे ज़रूर टच करना चाहिए, इसे आप लोगों ने ज़रूर प्रिपेयर करना है। एक बार आप लोगों ने देखना ज़रूर है, इसमें पानीपत की जो जंगें हुई थी और ये जितनी भी फेमस यहाँ पर वॉर्स है ना, इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके अलावा वास्को डे गामा कहाँ से आया था, कौन-सी होप से आया था, कैप ऑफ गुड होप, ठीक है? वास्को डे गामा जो है वो कहाँ से एंटर हुआ था यूरोप में, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं जो हिस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? और बाकी मैंने जितनी चीज़ें देखी तो आप लोगों को ना इस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं कि ये बादशाही मस्जिद किसने बनवाई और उसके अलावा किला द्रावड़ किसने बनाया, किला द्रावड़ कहाँ पर है? आप लोगों को इस फेमस जगह के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? आप लोगों ने इन फेमस जगहों को, फेमस दरियाओं को, फेमस आप लोगों की जितने भी पोर्ट्स हैं, फेमस आप लोगों की बंदरगाहें हैं, इन सबको आप लोगों ने ज़रूर प्रिपेयर करना है। और उसके साथ-साथ आप लोगों ने इंग्लिश के पोर्शन में प्रीपोज़िशंस को बहुत ज़्यादा टच करना है क्योंकि प्रीपोज़िशन बहुत ज़्यादा घुमाने वाले होते हैं, ठीक है? और रही बात यहाँ पर इस्लामियत के पोर्शन की, तो इस्लामियत के बिल्कुल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल ही ईज़ी से होते हैं। लास्ट टाइम पे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब कुरान पाक की जो सबसे लंबी सूरत है वो कौन-सी है और कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन-सी है? तो मतलब इतना बेसिक सा होता है आपका जो इस्लामियत होता है। अब इसकी तैयारी का जो बेस्ट तरीका है, आप लोगों ने कहाँ से तैयारी करनी है, तो एक तो मैं आप लोगों की पास पाक एमसीक्यूज़ आप लोगों को जो वेबसाइट है ना, इससे आप लोग तैयारी करें। रोज़ाना के बेस पर इससे 15-20 एमसीक्यूज़ हर पोर्शन के आप लोग सॉल्व किया करें। मैथ के क्वेश्चंस को अपने हाथों से सॉल्व करके देखें। उसके अलावा मैथ के फार्मूलाज़ पर गौर करें कि आप लोगों इन वाले क्वेश्चंस में कैसे-कैसे फार्मूलाज़ लग रहे हैं, इनके पास्ट पेपर्स को देखें। पास्ट पेपर में से जस्ट आप लोगों ने क्या चीज़ें देखनी है कि आपने मैथ का पोर्शन देखना है और साथ-साथ आप लोगों ने इंग्लिश का पोर्शन देखना है, जीके का पोर्शन देखना है कि आप लोगों को क्वेश्चन किस एरिया से पूछे गए हैं। आप जितने भी पास्ट पेपर देखोगे आपको एक ही चीज़ कॉमन मिलेगी कि वहाँ पर जो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसी पैटर्न के मुताबिक आप लोगों का ये टेस्ट आने वाला है। इस बार जो इसमें बड़ी चेंजिंग है वो ये है कि इसमें आप लोगों का जो टेस्ट है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी हो गई है, ठीक है? तो आप लोगों ने बहुत सोच समझ के आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप 80% 90% पेपर को सॉल्व करो और जो 10% आपको 20% नहीं भी आता तो उसे आप लोग छोड़ दो ताकि आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग में आप लोगों के मार्क्स ना कट जाएँ। जो बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं, वो यही करते हैं कि वो सारे एमसीक्यूज़ को टिक कर देते हैं। अब शॉर्ट लिस्टिंग की बात की जाए तो एएसएफ का वैसे अगर पेपर जो है वो 50 मार्क्स का होता है और अगर आप लोगों का 100 मार्क्स का है, ठीक है? अगर आप लोगों का 100 मार्क्स है, यहाँ पर पेपर है तो आप लोगों का मेरिट जो है वो 68, 70, 80 प्लस तक बन जाता है, ठीक है? लेकिन इसका मेरिट बहुत कम बनता है, 75 तक भी इसका मैक्सिमम मेरिट बहुत बार बना है, ठीक है? और जितने भी एएसएफ के अपने पेपर थे जिसमें 50% जो मतलब यहाँ पर 50 मार्क्स का पेपर था उसमें आप लोगों के 42, 43, 32, 38 नंबर वाले लोगों को भी वहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है, ठीक है?
अब इंटरव्यू में फेल होने की 2-3 रीज़न होती हैं। एक तो यहाँ पर एक बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है। मैं यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो गई थी क्योंकि वो मुझे इस बारे में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि वो किस तरह बात करेंगे और हम उन्हें कैसे आंसर करेंगे। उन्होंने मुझसे इंग्लिश में पूछा तो मैंने उनको उर्दू में आंसर दिया और उसके अलावा जो एस्से वो लिखवाते हैं ना, उस एस्से में से ही आपको क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पर 2 तरह के एस्से आते हैं आप लोगों को, एक आपको इंग्लिश का एस्से देते हैं और एक आपको उर्दू का एस्से देते हैं। वो आप लोगों की मर्ज़ी होती है, 2 एस्से होते हैं आप लोगों के पास, तो आपने जो इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो उर्दू में लिखना है वो उर्दू में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेरे पास जो था वो टेररिज़्म के बारे में था और उसके अलावा इल्मा इकबाल पर था। तो मैंने टेररिज़्म का उर्दू में चूज़ किया था और इल्मा इकबाल का मैंने इंग्लिश में चूज़ किया था। तो मैंने इल्मा इकबाल पर जो है 5 या 6 लाइन्स लिखी थी। उसी में से उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे और जो मुझसे बड़ी मिस्टेक हो गई थी कि मैं इतना कन्फ्यूज़ हो गई थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि इल्मा इकबाल को दफ़न कहाँ किया गया है? तो मैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, मैंने उनको सही आंसर ही नहीं दिया। पहले मैंने कहा सियालकोट में, फिर मैंने कहा नहीं, नहीं, नहीं लाहौर में। उन्होंने कहा सोच लो, पक्की बात है, आप सही कह रही हो लाहौर में है। फिर मैं कन्फ्यूज़ हो गई, मैंने कहा यार ये इतने इतने ही ज़्यादा एटीट्यूड से पूछ रहा है, मतलब इस लेवल से पूछ रहा है कि शायद मैं गलत आंसर दे रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं, नहीं सर सियालकोट में ही पैदा हुए थे, सियालकोट में ही मर गए। तो इस पर उन्होंने ना मुझे कहा कि मतलब हँस पड़े वो, क्योंकि वो बहुत ही प्रोफ़ेशनल लोग 4 लोग बैठे हुए थे और 2 तो वहाँ पे कैप्टन्स वगैरह ही थे, ठीक है? एएसआई या फिर इंस्पेक्टर्स वगैरह भी थे। अब यहाँ पर ना मुझे बहुत कन्फ्यूजन है, मुझे पहले लग रहा था कि आज मैं निकल गई हूँ, मतलब मुझे इतनी कन्फ्यूजन थी कि मैंने इतना गलत आंसर दिया। उसके बाद उन्होंने सीपैक के बारे में पूछा कि सीपैक किसका एब्रीविएशन है, सीपैक का मकसद क्या है, सीपैक से हमें क्या फ़ायदा होगा, ये चीज़ें पूछी। उसके बाद कुछ जेन्युइन से क्वेश्चंस थे जो जीके से रिलेटेड ही थे कि इस दरिया के बारे में बता दो। तो इस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। ज़्यादातर में मैंने सॉरी बोल दिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी कन्फ्यूजन की वजह से, और बाकी जो थे वो मैंने बहुत अच्छे आंसर दिए थे। अब हम कॉम्पिटिटर्स में आप लोगों को पता है कि एक सीट पर 5 लोग सेलेक्ट होते हैं। तो जो हम लोग थे वो 5 लोग एक सीट पर थे, उसमें एक मैं थी और एक मेरी दोस्त थी, ठीक है? अब मेरी वो दोस्त जो था वो सिलेक्ट हो गई थी और मैं रिजेक्ट हो गई थी। अब यहाँ पर एक और इश्यू था कि मेरी जो दोस्त थी ना, उसने रिटन में बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे और उसके अलावा उसने एस्से बहुत अच्छा लिखा था और थर्ड चीज़ जो उसने बहुत अच्छी की थी, उसने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया था। तो ये तीनों चीज़ों ने उसने बहुत प्रैक्टिस की हुई थी, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है, टेस्ट की भी तैयारी करनी है, इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस करनी है और जो आप लोगों ने वहाँ पर एस्से लिखना है, उसकी भी आप लोगों ने फुल तैयारी करनी है। वन लास्ट थिंग जो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, वहाँ पर एक लड़की थी, उसने क्या किया कि अपना जब एस्से लिखते हैं ना, तो एस्से को बहुत सिंपल और बेसिक रखना होता है। उसने क्या किया कि एक पेज मिलता है, उसी पेज पर ना उसने वो कुछ उसके पास लाइनर्स वगैरह थे, हाइलाइटर्स वगैरह थे 2-3 कलर के, उसने ना हाइलाइट कर दिया सारा जो एस्से था। अब उस बंदे ने, उस सर ने उससे पूछा कि ये आपने क्या किया है? तो कहती ये मेरा स्टाइल है, मैं इसी तरह ना अपना ऐसे जो है वो आपको दिखाना चाहती हूँ। उस बंदे ने पता क्या किया, उसका ऐसे पकड़ कर वहाँ पर क्रॉस लगा दिए। कहता अब जब आप इंटरव्यू में जाओगी ना, अब आप लोगों से वो पूछेंगे ना कि आपका क्रॉस क्यों लगा है, तो आप उसको बता देना कि ये मेरा स्टाइल है। मतलब इस तरह ये बात बताने का मकसद ये था कि आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी है, अपना स्टाइल नहीं दिखाना वहाँ पे, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना। आप लोगों ने सिंपली अच्छा-सा ड्रेसिंग सेंस आप लोगों का होना चाहिए। मैंने एक और चीज़ वहाँ पर नोट की, वो ये थी कि लोग इतनी गंदी ड्रेसिंग करके आए थे। लड़के तो फिर भी अच्छी ड्रेसिंग करके आए थे, लेकिन लड़कियों ने इतने टाइट ड्रेसेस पहने हुए थे और आपको पता है कि आप एक प्रोफेशनल जगह पर प्रोफेशनल तौर पर इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपका ड्रेस ऐसा वेल मैनर्ड होना चाहिए कि उनको लगे कि आप में वो एबिलिटी है, आप में वो स्किल्स हैं और आपकी जो इखलाकियात हैं वो आपके ड्रेसिंग से आप लोग उन लोगों को नज़र आ रही होती है, ठीक है? तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है और बाकी बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। और ये टेस्ट बहुत ईज़ी होता है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बहुत ईज़ी टेस्ट होता है। मुश्किल चीज़ों के चक्कर में ईज़ी चीज़ों को याद करना नहीं भूलिएगा, ओके? और बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।